ठीक है, तो आपका जो थे इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता थे जे थॉमसन साहब थे, और इन्होंने इसका खोज कब किया था? 97 में। इसका मास वैल्यू याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, कितना वैल्यू उसका होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपको बताए थे, कौन सा चार्ज होता है इसका? नेगेटिव। तो मतलब जब ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता होगा कि रिलीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो खोज करते थे उनका नाम क्या था? गोल्डस्टीन। क्या नाम थे? और इन्होंने इसका खोज कब किए थे? और इसका जो मास वैल्यू द्रव्यमान कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता है कि एक्सेप्ट करेगा? ये जो भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वही पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, उसके बाद आपका न्यूट्रॉन। पहले आपको बताएं, किसी भी एटॉम में 3 तरह के कण लिखे गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पोजीशन जो बताया गया था न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी ऑर्बिट में क्या करते हैं? रोटेट करते रहते, घूमते रहते हैं। तो आपका जो होते हैं न्यूट्रॉन का जो होता है, इसको खोज करने वाले थे चैडविक। कौन थे? चैडविक साहब। ठीक है, और ये चैडविक साहब होंगे। और इनका खोज जो किए थे, कब किए थे इन्होंने? कब किए थे? और इसका मास में द्रव्यमान वैल्यू कितना होता है? ठीक है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज। तो देखो प्रोटॉन के चार्ज के लगभग समान होता है। देखो 1.6725 बोले, और यहां पर 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27 kg। ठीक है, मास वैल्यू याद रखिएगा, कौन सा खोज करता थे और उस पर चार्ज। यहां तो बेसिक आइडिया आई। अब हम लोग इसका डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला जैसे इलेक्ट्रॉन, अब इसमें बोला जाता है वेट, किसका वेट ज्यादा होगा और किसका वेट कम होगा? तो भार के अनुसार सबसे ज्यादा भार किसका होता है आपका? न्यूट्रॉन का। उसके बाद किसका आएगा? प्रोटॉन का। और अंत में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बोलेंगे सबसे कम हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? ठीक है, उसके बाद होता है रिजॉल्विंग पावर, जिसको बोला जाता है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता में सबसे ज्यादा होता है किसका कैपेसिटी होगा आपका? न्यूट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका? प्रोटॉन का। और अंत में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद जानिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे कि जानते हैं, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ई का पावर माइनस। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी खोज करने वाले जो अभी आप बोले कि इसके खोज करता थे जे थॉमसन साहब, और इन्होंने इसका खोज कब किया गया था? 1897 ईस्वी में किया। और दूसरी भाषा में इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कैथोड किरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैथोड किरण कहा जाता है। और इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। देखो, तो इसी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कुछ तथ्य जो आपको आए थे, बाहर आए थे। शुरुआत में जब बताए थे एटम्स के बारे में, तो वही मानना था कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स एटम होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। बट इस जे थॉमसन साहब ने ही प्रूव कर दिया कि एटम भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि उससे भी छोटा मॉलिक्यूल्स होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो वही लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है, मास वैल्यू जो होगा, वो हाइड्रोजन परमाणु, सबसे छोटा मॉलिक्यूल कौन था हमारा? हाइड्रोजन होता है। जो सबसे छोटा परमाणु होता है कि द्रव्यमान का कितने होता है? 1/1036वें भाग के बराबर होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है उसके कितने छोटा भार के बराबर होगा? 1/1036वें भाग का द्रव्यमान का होता है। किसका द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसका मान होता है? तो इसीलिए थॉमसन साहब ने बताया कि परमाणु विभाज्य है, डिविजिबल है। ठीक, और ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु की संरचनात्मक इकाई है। तो एटम की अगर संरचनात्मक स्ट्रक्चर यूनिट जो बोला जाएगा, वो स्ट्रक्चर यूनिट के नाम से कौन जाना जाएगा?
इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इससे प्रमाणित हुआ था कि एटम से भी छोटा कण हो सकता है। तो अगर यहां से ये रिपीट कर चुके हैं आपका, तो इलेक्ट्रॉन को दूसरी भाषा में कौन सा रे कहा जाएगा आपका? कैथोड रे। इसका खोजकर्ता कौन थे? कब किए थे? ठीक है। एटम से भी आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से भी छोटा मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है? हाइड्रोजन परमाणु से भी छोटा द्रव्यमान माने कम द्रव्यमान किसका होता है आपका? इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? 1/1836। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का जो होता है एब्सोल्यूट मास, ठीक है, आगे बताएंगे कि एब्सोल्यूट मास क्या होता है और रिलेटिव मास क्या होता है इसी कंटेंट में। तो अभी केवल जान के रखिए, बोला गया एक इलेक्ट्रॉन का जो वास्तविक द्रव्यमान जो होता है अत्यंत हल्का होगा और इसका एब्सोल्यूट मास जो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का ये लिखा गया एब्सोल्यूट मास। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास कितना होगा आपका? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। फिर उसके बाद देखो रिलेटिव मास, इसको बोला जाता है साक्षित मास। ठीक है, इसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है म्यू का केस में लिखा हुआ एटॉमिक मास यूनिट AMU, जो इक्विवेलेंट 0 का होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास वैल्यू पूछा जाएगा तो इसका मान होता है 0.00054 AMU के बराबर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास वैल्यू बोलेंगे तो रिलेटिव मास वैल्यू कितना होगा? 0.000 AMU, जिसको बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अगर इसका एब्सोल्यूट मास वैल्यू बोलेंगे तो कितना होगा? ठीक है, उसके बाद चार्ज। ठीक है, इसका अब इलेक्ट्रॉन पर पहले बताएं पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज लिखा गया, इसका वैल्यू कितना होता है आपका? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया गया किसमें? कूलम का केस में। याद रखोगे, ये पूछा जाता है इसका एब्सोल्यूट मास कितना होता है, रिलेटिव मास कितना होता है, चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज बोलेंगे तो कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब देखो रिमार्क का केस में लिखा गया, देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का रेंज, जैसे देखो अभी कहीं लिखाए थे पीछे बोले थे, कितना के बराबर होता है? 1/1836। लेकिन इसका रेंज बताया गया आगे चल के, अगर नहीं लिखा रहेगा तो रेंज बताया जाएगा। देखो 1/1836 से लेकर के 1/1840 के बीच में होता है। ये इसका लिमिटेशन है रेंज, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का। किसका द्रव्यमान? तो अगर इसका बीच में कोई भी वैल्यू देगा, एक ही वैल्यू देगा, सब नहीं दे सकता है, आप मार सकते हैं। सही में आई बात? आइए अगला देखिए, उसके बाद एब्सोल्यूट मास अभी आया था टर्म आपका, क्या होता है एब्सोल्यूट मास? देखो बोला गया जब किसी कण मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए, कंपेयर किए निकाला जाएगा तो उस मास को बोला जाता है एब्सोल्यूट मास। कौन सा मास बोला जाता है? तो मतलब अगर किसी का वैल्यू, अगर किसी मान का द्रव्यमान निकालेंगे बिना तुलना किए तो उस मास को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मास। क्या कहेंगे? तो जो अभी इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास अभी पढ़े थे, कितना है आपका? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। एब्सोल्यूट मास का यूनिट होता है ग्राम और केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी यूनिट के भीतर में ग्राम और केजी लिख दिया जाएगा तो समझ जाना वो जो लिखा गया है वो एब्सोल्यूट मास के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? क्योंकि एब्सोल्यूट मास को, यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम या किलोग्राम। किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट। ये आइडेंटिटी है, पहचान है कि कौन सा कौन मास है। आगे अगर कहीं न्यूमेरिकल देगा तो बनाने में सहूलियत मिलेगी। तो समझ में आए एब्सोल्यूट मास क्या होगा? जब किसी कण का तुलना किया जाएगा किसी के द्रव्यमान के साथ तो उसको क्या कहा जाएगा आपका? एब्सोल्यूट मास। कौन सा मास कहा जाएगा? बोलो, हिंदी में बोला जाता है निक्षेपण द्रव्यमान। आई होप कि निक्षेपण द्रव्यमान जो होता है से आसान आपको बोलना एब्सोल्यूट मास लगेगा, तो साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप जानिए। ठीक है, हाँ, बिना कंपेयर किए, तुलना नहीं किया जाएगा।
रिलेटिव मास बोलेंगे तो कंपेयर करना पड़ेगा हमको, अभी बताएंगे सारे के बारे में। एब्सोल्यूट मास समझे, रिलेटिव मास के बारे में। रिलेटिव मास का किया जाता है C14 कार्बन के साथ, तब होगा वो रिलेटिव मास के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, इसीलिए ध्यान से पढ़ते जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं सुनेगा। देखो आ भी गया बोलते के साथ, बोला गया आपका जिसको हिंदी में बोला जाता है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, लिखा गया रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको वो रिप्रेजेंट किया जाता है ए स्मॉल आर से, ए आर से। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, ए आर। ए कैपिटल होता है और आर स्मॉल होता है। देखो क्या लिखा गया, जिसे अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान के रूप में भी जाना जाता है। बोला गया किसी तत्व के परमाणुओं का औसत द्रव्यमान है, किसी भी तत्व का परमाणु का औसत द्रव्यमान है, जिसकी तुलना, इसकी जो तुलना की जाती है कार्बन 14 जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 12C से, के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से से की जाती है। कार्बन के जो 14 मॉलिक्यूल्स के 1/12वें मॉलिक्यूल के द्रव्यमान से की जाएगी, तो वो जो द्रव्यमान कहलाएगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। और बोला गया ये आयामहीन होती है, मतलब बिना यूनिट वाले होते हैं, इसे किसी यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा एब्सोल्यूट मास का यूनिट होता है ग्राम और किलोग्राम। जब लेकिन एटॉमिक यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बोलेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक वही लिखा गया, देखो बिना यूनिट वाली संख्या होती है जो बताती है कि एक परमाणु जो होता है कार्बन 12 के मानक से कितना गुना भारी होगा। एक परमाणु जो होगा C12 से कितना गुना भारी होगा। तो देखो हम यह तुलना कर रहे हैं, तो यहां पर तुलना किस द्रव्यमान का तुलना कर रहे हैं, किसी भी परमाणु के औसत द्रव्यमान का तुलना जो कर रहे हैं वो C12 के 1/12वें भाग के साथ तुलना कर रहे हैं। किसके साथ तुलना कर रहे हैं, है ना, ये 12C के परमाणु भाग कितने हिस्से के साथ, 1/12वें हिस्से के साथ तुलना किया जाता है। इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और इसका जो तुलना किया जाता है उसके भार के साथ किया जाता है, इसका वेट कितना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट लिख देगा, तो उसका यूनिट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसका तुलना किसके साथ किया जाता है, कार्बन C12 या 12C, कितने भार के बाद, कितने हिस्से द्रव्यमान का, 1/12 भाग के 12। याद रहेगी बात, ये क्वेश्चन आया भी है, इसीलिए ध्यान से पढ़ोगे, नहीं तो नहीं इसको लिखना था, लेकिन यह क्वेश्चन आपको दे दिया गया था इसलिए देना पड़ा हमें। देखो उसके बाद अगला स्ट्रक्चर देखो, अभी हमने पढ़ा देखो एटॉमिक, तो जब इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे, तो इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट को जो अभी हमने पढ़ा था ना, एटॉमिक मास यूनिट को बोले अभी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इसकी तुलना जो एटॉमिक वेट के साथ किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके नाम के साथ ही, AMU, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, उसको नाम को ही यूनिट बना दिए हमने। ठीक है, तो AMU मतलब जहां लिखा जाए तो इसके भार, किसके भार के कारण, 12C के 1/12वें भाग से तुलना की गई, तो इसका यूनिट नहीं होने के कारण कुछ तो यूनिट लिखना पड़ेगा, तो इसके नाम को ही हम लोगों ने यूनिट बना दिया, जिसको लिखते हैं हम लोग AMU, जिसे कहते हैं म्यू भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जब किसी कण का द्रव्यमान की तुलना कार्बन के C12 भाग से किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, AMU। वही बोला गया एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन से तुलना कर रहे थे, तो अगर कुछ यूनिट नहीं लिखोगे तो क्या लिखेंगे, तो इसीलिए उसके नाम को ही यूनिट बदल दिया गया। सही माई बात। आगे देखो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद अगला नाम आता है प्रोटॉन का। क्या नाम आता है, तो पहले यह बताओ प्रोटॉन कहां पर उपस्थित रहेगा किसी भी सेल न्यूक्लियस में, अब बोल ही दिए, तो एटम में कहां उपस्थित रहेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, अरे अभी तो बताए थे, लिख भी दिए, कौन है, गोल्डस्टीन। खोज करता कौन थे, कब खोज किए थे, ठीक है। इसके देखो अभी हमने इलेक्ट्रॉन को बोले कि कैथोड किरण भी कहते हैं, तो उसी तरह हम लोग प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं। एनोड रे, किरण का मतलब होता है रे, रे मतलब समझते हैं ना, एक्सरे का नाम सुने हैं ना, तो उसी प्रकार एनोड रे। तो अगर एनोड रे के नाम से कौन जाना जाएगा, बोल नहीं सकते, एनोड रे के नाम से कौन जाना जाएगा,
इसका खोज करता गोल्डस्टीन। कब खोज किए थे? 1919 ईस्वी में खोज किए थे गोल्डस्टीन, लेकिन नाम देने वाले जो व्यक्ति कौन थे? रदरफोर्ड। तो खोज किया कौन, इसका क्रेडिट ले लिया कौन? ठीक, जैसे आपका पता ना कि मेहनत करते हैं आप क्रेडिट ले लेता है कौन? तो खोज करने वाले थे गोल्डस्टीन साहब, लेकिन इसका नामकरण करने वाले थे कि प्रोटॉन का जो नामकरण कर दिए थे, कौन कर दिए थे? रदरफोर्ड साहब ने। किसने को नामकरण किए थे? रदरफोर्ड। और आपको पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसे कहा गया धन आवेशित। क्या कहा गया है? देखो उसके बाद अभी बताए थे रिलेटिव मास वैल्यू। रिलेटिव मास वैल्यू का जो यूनिट होता है क्या होता है? AMU। तो ये जो प्रोटॉन का जो होता है रिलेटिव मास यूनिट होगा, इसका वैल्यू कितना होगा आपका? 1.0072 AMU। AMU का पूरा नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव मास को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव मास को। याद रखना थोड़ा सा बात को। और एब्सोल्यूट मास का यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन का जो होता है एब्सोल्यूट मास वैल्यू कितना होता है? सब अलग अलग बात में बोल रहा है, मतलब बोले भी नहीं आ रहा। अरे आप बोलो 1.67 इंटू 10 टू द पावर। हाँ ठीक है, आर्ट्स वाले विद्यार्थी कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे। तो 1.6727 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। तो 1.6726 इंटू, ठीक है, जब केजी लगाए तो क्या है? रिलेटिव मास की एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास। और एएमयू लगाएंगे तो रिलेटिव की एब्सोल्यूट मास। समझ में आई बात? आगे देखो, प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं, अभी आपको लिखाए थे। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लिखा गया है, लेकिन ये जनरली कहां पर होगा? पॉजिटिव में होगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू, चार्ज को हमेशा कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना वैल्यू हुआ इसका, बोलो। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, अब एक क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एक ही होता है, लेकिन नेचर भिन्न भिन्न होता है। वही लिखा गया है, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश, इसका जो चार्ज होगा मात्रा समान होती है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए बोला गया इसका चार्ज होगा सेम, लेकिन उसका नेचर क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और वो कहां उपस्थित होता है? किसके न्यूक्लियस में? एटम के न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिट में। किसी भी एटम के ऑर्बिट में वो चक्कर मारती रहती है, और उसी के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। समझ में आई बात? अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज होगा? नो चार्जिंग, इसीलिए न्यूट्रल बोलता ना कि बहुत न्यूट्रल आदमी है। उसको दो बात झापड़ो मार दिया तो शांत है, दो बातों बोल दिया तो शांत है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम न्यूट्रल आदमी। तो विद्यार्थी जीवन में न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर कोई दो बात कह देना तो अभी मत सोचो, जब अधिकारी बन के आओ तब समझाओ, तब चार्ज लेकर के आएंगे। इसीलिए बोला ना कि कहाँ का चार्ज लेना है तो यहाँ का चार्ज ले लो, तो जब चार्ज मिलेगा तो फुल फॉर्म में रहेंगे। इसलिए स्टूडेंट एकदम पूरा एकदम न्यूट्रल रह के काम कीजिए। और जो न्यूट्रल होता है वो बहुत डेंजर आदमी होता है, याद रखना। क्योंकि देखोगे जो कुछ नहीं बोलता है, मतलब उसका भीतर में बहुत बड़ा बम्बार्डिंग हो रहा है। वो कभी भी ज्वालामुखी की तरफ जब फटेगा तो खतरनाक। तो देखोगे जो व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा तो बहुत नहीं, लेकिन गुस्सा आएगा तो बहुत खतरनाक गुस्सा आएगा, कि उस गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल होने के कारण इसको खोज करने में साइंटिस्ट लोग को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि इसको पता ही नहीं चल रहा था इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ रहे तभी तो पता होगा। जैसे बोलेंगे ठीक है फलनवा रहता है, अब उसका नाम ही नहीं पता, उसका काम ही नहीं पता, तो उसको कहां ढूंढोगे? कोई आइडेंटिटी होना चाहिए ना। यही केस हुआ था न्यूट्रॉन का केस में। तो देखो इसका खोज करने वाले थे, कर्ता का नाम क्या था? जेम्स चैडविक साहब ने। और इन्होंने खोज कब किया था? 1932। तो ऐसा माना जाता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, इसी कारण इसे खोज करने में सबसे लंबा समय लग गया।
न्यूट्रॉन को खोज करने में चैडविक साहब ने सफल हुआ, लेकिन औरों की तुलना में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा समय लगा। वजह इसलिए था कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इसका जो एब्सोल्यूट मास होता है, इसका एब्सोल्यूट मास कितना होगा आपका? अभियो ना बोल रहा है, सब आगे पीछे बोले नहीं, मेरे साथ बोलो, कितना एब्सोल्यूट मास? 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। केजी रिप्रेजेंट करे तो किसको रिप्रेजेंट किया? एब्सोल्यूट मास को। एकदम बार बार रटा रहे, क्योंकि एकदम क्वेश्चन पूछा गया एब्सोल्यूट मास का यूनिट। और उसके बाद रिलेटिव मास जब बोलेंगे न्यूट्रॉन का, ये न्यूट्रॉन का सब लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, प्रोटॉन का अलग होता है, न्यूट्रॉन का अलग होता है, इसलिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव मास दोनों रखा गया है। तो ये बात बताओ कि जब हम रिलेटिव मास के बारे में बोल रहे हैं तो इसकी तुलना हम किसके साथ करते हैं? C12 कार्बन के एटम के साथ, उसके द्रव्यमान के कितने भाग के साथ? 1/12 भाग के साथ करते हैं। इसीलिए इसका जो तुलना किया गया था न्यूट्रॉन का, किसके साथ किया गया था? C12 के कितने, कार्बन के कितने भाग के साथ? 1/12 भाग के साथ। जो रिजल्ट निकल के क्या आया? 1.0086 AMU, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं म्यू भी बोलते हैं, ठीक, म्यू भी बोला जाता है। समझ में आई बात? आगे देखो, न्यूट्रॉन जैसा बोले ये न्यूट्रल रहता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। देखो इसका जो द्रव्यमान होता है, मास वैल्यू हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन का जो मास वैल्यू होगा, वही मास वैल्यू किसका होता है? आपका न्यूट्रॉन का होता है। तो वही लिखा गया, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, गुण इसमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि समय के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए इसे न्यूट्रल माना गया है। यहां तक समझ में आया? ठीक, उसके बाद अगली कक्षा में आय क्लास लेंगे। धन्यवाद।